प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा पहला चैप्टर चल रहा है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और भाई इस पाठ की हम पहली प्रश्नावली को हल कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पहली प्रश्नावली के आगे का। भाई आगे का हमारा पहला टॉपिक है फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब भाई फलन के बारे में हम कक्षा 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। वहां पर हमें फलन क्या होता है ये पढ़ाया गया था, और भाई कुछ फलनों के प्रकार भी पढ़ाए गए थे, जैसे तत्समक फलन, बहुपद फलन, अचर फलन, मापांक फलन और चिन्ह फलन। तो भाई यहां पर हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। तो भाई यहां पर हम सबसे पहले जानेंगे कि फलन क्या होता है। तो भाई उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई दो समुच्चय ले लेंगे, इसको बोलेंगे x, इसको y, और भाई इनके बीच कोई संबंध है f। फलन 1 2 3 4 A B C D E। भाई इधर हमने 4 अवयव लिए हुए हैं, 1 2 3 4, और यहां पर हमारे पास 5 अवयव हैं A B C D E। x को हम बोलेंगे डोमेन, DOMAIN, डोमेन, और भाई y को बोलेंगे कोडोमेन। तो भाई x हो गया हमारा डोमेन और y क्या हो गया, कोडोमेन। और भाई f क्या है, f फंक्शन है x से y में, अर्थात भाई हमें यहाँ x से y में मैपिंग करवानी है, तो भाई उसको बोलते हैं फलन। अब भाई फलन की मुख्य परिभाषा क्या होती है, जो फलन होता है वह एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, एक विशेष संबंध होता है। अर्थात भाई जो फंक्शन है हमारा वह एक प्रकार का रिलेशन है, लेकिन भाई एक विशेष प्रकार का रिलेशन है। अर्थात जो हमारे सभी रिलेशन होते हैं वो जरूरी नहीं कि फंक्शन हो, रिलेशन में कोई खास बात होगी तो वो फंक्शन होगा। अब वो खास बात क्या होती है, तो भाई अगर हम डोमेन से मान लो कोई अवयव ले ले 1, तो भाई डोमेन से हमने कोई अवयव लिया 1, तो भाई नियम होता है कि उस अवयव की कभी भी 2 इमेज नहीं होंगी कोडोमेन में। अर्थात इधर का कोई भी आप अवयव ले लो, उसकी कभी भी कोडोमेन में 2 इमेज नहीं हो सकती हैं। जैसे भाई एक की इमेज A हो और एक की इमेज B हो, ऐसा कतई नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो वह फलन नहीं माना जाएगा, लेकिन यह रिलेशन माना जाएगा। यह संबंध तो है भाई, कह दिया जाएगा कि एक का A के साथ संबंध है, एक का B के साथ भी संबंध है, संबंध तो कहा जाएगा, लेकिन अगर इस प्रकार से है तो उसे फलन नहीं कहा जाएगा। लेकिन इसका अगर हम उल्टा लिख दें भाई इस प्रकार से, मान लो हमारे पास कोई 2 अवयव हैं, डोमेन से लिया है हमने, भाई 2 अवयव का सेम इमेज हो सकता है। जैसे एक का इमेज A हो, 2 का भी A हो, ये तो भाई हो जाएगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक डोमेन से सामने को डोमेन में 2 इमेज बन जाएं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन 2 लोगों की सेम इमेज बन सकती है। जैसे भाई देखना, ऐसा कतई नहीं होगा कि इसका और इसका ऐसे हो जाए, ऐसे भाई कतई नहीं हो सकता है कि एक का A के साथ भी है और एक का B के साथ भी है। अगर ऐसा आप कर दोगे तो यह फंक्शन नहीं कहा जाएगा। यह रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। लेकिन ऐसा कह सकते हो कि एक का A के साथ है, 2 का भी A के साथ है, तो भाई यहाँ पर ऐसे चल जाएगा, ऐसे यह फलन है, लेकिन इसका जस्ट उल्टा नहीं चल पाएगा। तो भाई पहली रिक्वायरमेंट तो समझ में आ गई कि डोमेन में किसी का भी 2 वहां पर इमेज नहीं हो सकती हैं। तो भाई यहां पर तो समझ में आ गया होगा कि डोमेन के किसी भी अवयव की को डोमेन में 2 इमेज नहीं हो सकती हैं, जबकि इसका उल्टा हो सकता है कि को डोमेन में एक ही इमेज के 2 अवयव मौजूद हों। जैसे हमने दिखाया है, इमेज है A, यहां पर अवयव हैं 2, 1 और 2, तो भाई इसका उल्टा हो सकता है। और भाई दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कि डोमेन, जो हमारा डोमेन है वह भाई जितने अवयव हैं सबके सब अवयव का कोई ना कोई इमेज होना ही चाहिए। जैसे भाई 4 का मान लो B के साथ में है, 3 का मान लो C के साथ में है, तो भाई इधर वाला जो है हमारे अवयव वो कोई खाली नहीं होने चाहिए, उनकी इमेज कहीं ना कहीं उधर होनी चाहिए। इधर वाले भले खाली रह जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई इधर वाला कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भाई इधर डोमेन है और प्रत्येक डोमेन का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए।
ठीक है भाई, तो ये हमारी दो रिक्वायरमेंट है। अगर ये दोनों पूरी हो रही हैं तो आप समझ जाओ यह एक फंक्शन है। ठीक है, अगर भाई मान लो कहीं पर ऐसे बना हो इस प्रकार से, इधर हो ए बी सी और भाई यहां हो पी क्यू आर एस। ठीक है, अभी ए का पी के साथ में कर दो, बी का कर दो क्यू के साथ में, और भाई बाकी आप ऐसे ही छोड़ दो। तो भाई ये एक रिलेशन तो है, लेकिन हम इसे एक फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई फंक्शन होने के लिए अब यहां जो सी है वो तो खाली है, तो भाई सी खाली नहीं होना चाहिए। सी की भी आप कोई ना कोई इमेज इस प्रकार से बना दो, बनाओ चाहे किसी के साथ में, लेकिन भाई प्रत्येक की इमेज होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे यह एक फंक्शन है। तो भाई यहां से क्लियर हो गया कि फंक्शन क्या होता है। दो रिक्वायरमेंट थी, हमने आपको दोनों ही बता दी। अब भाई चलते हैं आगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर। अब भाई आते हैं हम फलनों के प्रकार पर। तो ध्यान रखना है आपको कि हमें यहाँ केवल दो फलन पढ़ने हैं। पहले का नाम है एकाएकी और भाई दूसरे का नाम है आच्छादक। एकाएकी को बोलते हैं 1-1 फंक्शन और भाई आच्छादक को बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो हमें केवल यहाँ पर दो ही फंक्शन पढ़ने हैं, एक है एकाएकी 1-1 फंक्शन और एक है आच्छादक ऑन टू फंक्शन। तो भाई सबसे पहले हम बताने वाले हैं आपको एकाएकी क्या होता है। तो भाई देखिएगा ढंग से, इस प्रकार से हमने बना लिया यहाँ पे, और भाई इस प्रकार से हम एक और बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स वाई फंक्शन एफ है, ये हो गया एक्स वाई फंक्शन एफ है। भाई फंक्शन एक्स टू वाई है, एक्स से वाई में हमें मैपिंग करवानी है। अब भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 1 2 3 4, यहाँ कर लो ए बी सी डी ई। सेम यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 और यहाँ है ए बी सी डी ई। इस प्रकार से भाई दोनों हमने सेम सेम लिख लिए। अब भाई यहाँ आपको ध्यान देना है, अगर कहीं पर ऐसा है कि भाई 1 का ए के साथ में है, 4 का बी के साथ में है, 2 का सी के साथ में है और भाई 3 का डी के साथ में है, ध्यान देना। अब वहाँ लिख लो, अगर कहीं पर हो 1 का ए के साथ में है, 3 का भी ए के साथ में है, 2 का सी के साथ में है और 4 का बी के साथ में संबंध है। ठीक है भाई, अब देखिए हमने यहाँ पर दो प्रकार लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप जरा गौर करो। तो भाई पहली बात तो आप गौर किया करो कि क्या दोनों फंक्शन है या नहीं है। तो भाई देख लो, इधर हमारे 4 अवयव हैं, चारों ऑक्युपाइड हैं, वहां पर भी भाई सेम है कि 4 अवयव हैं। डोमेन चेक करना है, केवल आपको केवल डोमेन चेक करना है, को डोमेन नहीं। ठीक है, तो भाई डोमेन में क्या है कि 4 अवयव हैं, यहां पर भी डोमेन में 4 अवयव हैं और भाई चारों ऑक्युपाइड हैं। तो भाई पहली बात तो क्लियर हो गई कि दोनों फंक्शन हैं, फलन हैं। अब भाई दूसरी बात हमें क्लियर करनी है कि क्या इधर डोमेन का अपना एक पर्टिकुलर इमेज है या नहीं है। अब भाई इसकी परिभाषा होती है भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। तो भाई नियम कहता है कि अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब होने चाहिए, अर्थात भाई हर एक अवयव को अपना एक स्पेसिफिक इमेज चाहिए। जैसे 1 को ए मिला, 2 को क्या मिला सी, 4 को मिला बी और भाई 3 को क्या मिला डी। अब यहां ध्यान दीजिए कि हर एक अवयव का अपना एक अलग इमेज है, किसी दो को एक इमेज हमने नहीं दिया है। अगर ऐसा है तो भाई इसको कहोगे आप कि यह एकाएकी है, एकाएकी अर्थात 1-1। भाई 1-1 का मतलब है कि एक को एक मिलना चाहिए। तो अगर प्रत्येक अवयव को अपना अलग इमेज मिलता है, भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हैं, तो हम कहेंगे यह एकाएकी है। इधर आ जाओ, तो भाई देखिए 1 को ए मिला है, 2 को मिला है सी, 3 को भी ए मिल गया, अब 4 को मिला है बी। तो यहां पर है क्या कि 1 और 3 दोनों भाई ए पर लगे हुए हैं, दोनों को सेम चीज मिली है ए, जबकि 2 को सी मिला, 4 को बी मिला, अर्थात भाई बाकी लोगों को क्या है अलग अलग चीजें मिल गई, लेकिन यहां दो व्यक्तियों को एक ही चीज मिल गई ए। तो इसे हम एकाएकी नहीं कहेंगे। अगर हर एक व्यक्ति का एक अलग इमेज हो तो कहेंगे यह एकाएकी है,
लेकिन यहां पर दो व्यक्तियों का सेम इमेज है तो यह एकाएकी नहीं है। और अगर भाई एकाएकी नहीं है तो इसे हम कहेंगे बहुएक है, बहुएक, मैनी वन। तो भाई अगर सबका अलग अलग एक अपना इमेज है तो वन वन एकाएकी, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोगों के सेम इमेज हैं तो कहा जाएगा वह बहुएक है, मैनी वन। तो भाई यहां पर फिगर देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि एकाएकी और बहुएक क्या होते हैं। इन्हें भाई आप बड़े ही आराम से पहचान लोगे। तो भाई यहां तक तो क्लियर हो गया, आप एकाएकी और जो एकाएकी नहीं होते हैं बहुएक, दोनों को ही समझ गए होंगे। अब आते हैं आच्छादक पर। तो आप भाई देखिए आच्छादक में क्या होता है। तो भाई वैसे ही आप कोई दो फंक्शन बना लो, ये एक्स वाई 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, और भाई यहां पे बना लो एक, यहां एक्स वाई फंक्शन बीच में लिख लिया करो इस प्रकार से 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। ठीक है, एक भाई हम तीसरा भी बनाए ले रहे हैं इस प्रकार से एक्स वाई फंक्शन एफ 1 2 3 4 पी क्यू आर। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ 3 बना लिए हैं। अब आपको हम यहाँ समझाएंगे कि आच्छादक क्या होता है। तो भाई देखिए, मान लो इसका संबंध इसके साथ में है, इसका भाई इसके साथ में है, इसका इसके साथ में है, 4 का ई के साथ में है। तो भाई अभी यहाँ आप ध्यान दो कि इधर सब लोग बिजी हैं डोमेन के, पहली बात तो ये फंक्शन है। ठीक है, अब भाई आच्छादक में नियम क्या होता है, जो हमारा को डोमेन है वो भी पूरा का पूरा बिजी होना चाहिए। तो भाई को डोमेन में ऐसा कोई इमेज नहीं होना चाहिए जो किसी अवयव की इमेज ही ना हो। जैसे आप यहाँ डी पे गौर करो, भाई डी इमेज है लेकिन किसी अवयव की इमेज है ही नहीं, अर्थात डी भाई तो खाली बैठा हुआ है। तो अगर को डोमेन में कोई खाली हो तो भाई समझ जाओ वह आच्छादक नहीं होगा। तो भाई ये वाला जो है यह आच्छादक नहीं कहा जाएगा, आच्छादक होता है ऑन टू। अब अगर कोई चीज आच्छादक नहीं है तो भाई कहा जाएगा यह इनटू फंक्शन है। तो अगर को डोमेन में कोई इमेज खाली हो, उसके लिए डोमेन में कोई अवयव ना हो, तो समझ जाओ वह आच्छादक नहीं होगा, अर्थात वह इनटू होगा। आच्छादक होता तो उसे हम ऑन टू कहते। अब भाई इधर आ जाओ, ई को गायब कर दो। अब भाई मान लो ये इसके साथ में है, ये इसके साथ में है, ये वाला भाई इसके साथ में है और ये वाला इसके साथ में है। अभी भाई ध्यान दो, फंक्शन तो भाई चूंकि डोमेन पूरा बिजी है, और अगर हमारा को डोमेन भी पूरा बिजी हो, भाई बिजी है, एक ए के साथ में, बी 2 के साथ में, सी जो 4 के साथ में और डी 3 के साथ में है, तो भाई सब लोग ऑक्युपाइड हैं, हर इमेज का अपना एक अवयव है। अगर ऐसा है तो यह वाला क्या कहा जाएगा, यह भाई आच्छादक कहा जाएगा, ऑन टू है ये। तो अगर डोमेन के साथ में को डोमेन भी पूरा पूरा बिजी हो तो कहा जाएगा कि वह आच्छादक है। अब यहां देखना, अगर कहीं पर ऐसा हो, इस प्रकार से लिखा हो, तो भाई यहां ध्यान दो, को डोमेन तो पूरा बिजी है तो भाई यह आच्छादक होगा। लेकिन इधर ध्यान दो, डोमेन पूरा बिजी नहीं है, 4 यहां खाली है, और अगर 4 खाली है तो यह वाला फलन नहीं है, यह वाला फलन ही नहीं है। और यह वाला जब फंक्शन नहीं है तो भाई आच्छादक या ना आच्छादक होने की कोई बात ही नहीं है। अगर फलन होता तो उसके बाद हम चेक करते ना कि आच्छादक है या नहीं है, लेकिन यह वाला फलन ही नहीं है तो भाई चेक करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया कि आच्छादक कौन होता है। तो पहले तो आप चेक किया करो कि यह फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो आच्छादक वो होता है जिसमें को डोमेन भी पूरी तरह सम्मिलित हो डोमेन के साथ में, अर्थात भाई इधर की इमेज के लिए इधर कोई ना कोई अवयव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे कहा जाएगा कि यह आच्छादक है। अब भाई इसके बाद हम जानेंगे कि ये डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या होती है। तो भाई अभी हम यहां 3 वर्ड देखने वाले हैं। सबसे पहले होता है डोमेन, को डोमेन, और भाई लास्ट में आ रहा है रेंज। भाई डोमेन को बोलते हैं प्रांत और इसको बोलेंगे सह प्रांत,
और भाई रेंज को बोलते हैं हम परिसर। तो भाई ये तीनों चीजें होती क्या हैं और इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, तो भाई एक ही फिगर में आपको हम बता देंगे और भाई पूरा पूरा आप समझ जाओगे कि ये कौन कौन चीजें होती हैं। भाई मान लो कोई हमारा फंक्शन है जिसकी मैपिंग है x से y में। आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 A B C D E F। इस बार वहां हमने 6 अवयव ले रखे हैं, इस प्रकार से देख लो ऐसे, ठीक है भाई। तो हमने कोई यहां फंक्शन बना दिया है, फंक्शन है ये वाला। अब यहां अगर आपको छांटना हो कि यहां डोमेन कौन है, अगर भाई आपसे कह दे कि यहां डोमेन कौन है, तो भाई डोमेन होता है हमेशा x के बराबर। तो भाई हमारा डोमेन कौन है 1 2 3 4। तो भाई डोमेन तो हमेशा x के बराबर होता है, तो आप ये तो आराम से निकाल लोगे। उसके बाद आता है सह प्रांत, कोडोमेन, ठीक है, इसको भाई बोलते हैं सह प्रांत। अब सह प्रांत क्या होता है, ये हमेशा y के बराबर होगा, जो उधर वाला समुच्चय है A B C D E F। तो भाई ये हो गया हमारा कोडोमेन। और भाई लास्ट में आ जाओ रेंज पे, अर्थात रेंज अर्थात परिसर। अब भाई रेंज क्या होती है, कोडोमेन में ऐसी इमेजेस छांट लो जिनका यहां कोई ना कोई अवयव है, या भाई सीधी भाषा में कह लो कि कोडोमेन के अंतर्गत कितने अवयव ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑक्युपाइड हैं। जैसे A है, B है, C है, D है। केवल 4 लोग हैं जो किसी ना किसी की प्रतिबिंब है, जो भाई किसी ना किसी का प्रतिबिंब है, अर्थात इमेज हैं। तो जो इमेजेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं रेंज। तो भाई समझ में आ गया, डोमेन होता है x, सीधी सी बात है, कोडोमेन होता है y। तो ये तो 2 बड़ी आसान चीजें हैं। अब रेंज क्या होती है, रेंज होती है कोडोमेन में जितने लोग किसी ना किसी की इमेज हैं, अर्थात प्रतिबिंब हैं, उन्हें हम कहेंगे रेंज। इसे हम हिंदी में कहते हैं परिसर। अभी भाई यहां पर आप एक बात का और ध्यान दो, जैसे हम यहां E और F मान लो गायब कर दें, ठीक है भाई, तो यहां पे E और F गायब हो गया। अब ध्यान देना, अगर यह हमने E और F यहां गायब कर दिया है तो पहली बात तो ये एक फंक्शन है, दूसरी बात ये आच्छादक है। ये क्या है, ये आच्छादक हो गया, क्योंकि भाई इधर सब लोग ऑक्युपाइड हैं। और अगर आच्छादक हैं तो ध्यान दीजिएगा कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर होती हैं। अब यहां कोडोमेन क्या है, A B C D, अर्थात सहप्रांत और परिसर अगर बराबर आ गया है तो भाई आप समझ जाओ कि वह चीज आच्छादक है। तो भाई आच्छादक होने के लिए हमारे पास यहाँ एक कंडीशन है कि जहां कोडोमेन और रेंज बराबर हो उसे हम कहेंगे वो आच्छादक है। लेकिन अगर यहां पर हम E और F लिख दें तो कोडोमेन और रेंज बराबर बराबर नहीं होंगी, भाई अंतर हो जाएगा। अगर अंतर हो जाएगा तो ये आच्छादक भी नहीं होगा, तो भाई ये हो जाएगा इनटू, ऑनटू नहीं रहेगा। अर्थात अगर ऑनटू है तो कोडोमेन और रेंज हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो भाई इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए। तो भाई यहां तक क्लियर हो गया, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। अब भाई हम सीखेंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम उसे एकाएकी या आच्छादक सिद्ध कैसे करेंगे। भाई यहां तो हमने दिखा दिया आपको कि फलां चीज एकाएकी है, आच्छादक है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे दिखाएंगे भाई कि ये आच्छादक है, एकाएकी है या नहीं है। तो भाई पहले आते हैं क्वेश्चंस पर। अब भाई यहां देखिए, आप एक तरफ लिखा है एकाएकी और एक तरफ लिखा है हमने आच्छादक। तो भाई यहां हम आपको प्रूव करना सिखाएंगे कि अगर हमें कोई फंक्शन गिवन हो तो हम भाई कैसे दिखाएंगे कि वह एकाएकी है या नहीं है, या भाई वो आच्छादक है या नहीं है, या आप कैसे दिखाने वाले हो। तो भाई देखो, मान लो हमारे पास कोई डोमेन है, वहां पर भाई 2 अवयव हैं x1 और x2। अगर भाई x1 और x2 जो हैं वह सेम इमेज बना रहे हों, ठीक है, भाई दोनों ही अवयव इधर सेम इमेज बना रहे हों, तो भाई ध्यान रखिए ये x है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx। इधर डोमेन है और हमें कोडोमेन से हमेशा fx प्राप्त होते हैं। तो भाई अगर x1 और x2 के लिए यहाँ सेम इमेज है, अर्थात fx1 और fx2 अगर बराबर है,
भाई अगर x1 और x2 के लिए सेम इमेज है, इसका मतलब हुआ फंक्शन x1 और फंक्शन x2 का मान सेम है। तो अगर भाई ऐसा है तो यह एकाकी तो है नहीं। चित्र में देख के आपको लग रहा होगा कि ये एकाकी नहीं है। एकाकी कब होता है? जब अलग अलग अवयव के अलग अलग प्रतिबिंब हों। तो अगर आपको यहाँ पर एकाकी करना पड़े तो भाई एक तरीका है, आप हमेशा x1 बराबर x2 प्रूव कर दो। अगर कहीं पर लिखा है कि f(x1) बराबर f(x2), तो भाई अगर वहां पर आप x1 बराबर x2 प्रूव कर देते हो तो भाई समझा जाएगा कि वह फंक्शन जो है वह एकाकी है। लेकिन अगर आप x1 बराबर नहीं है x2 प्रूव हो जाता है भाई। अगर वहां पे हो गया कि x1 और x2 बराबर नहीं है तो वह एकाकी नहीं रहेगा, वह हो जाएगा बहुएक। इसको बोलते हैं 1 1 और भाई इसको बोलेंगे मैनी 1। अर्थात अगर दो फंक्शन आपस में बराबर हैं तो अगर वहाँ x1 और x2 भी बराबर है तो वह हो जाएगा 1 1 एकाकी। और अगर x1 x2 बराबर नहीं है फिर भी फंक्शन बराबर है तो भाई जान जाओ वह एक होगा बहुएक। तो भाई एकाकी सिद्ध करने का हमारे पास यही तरीका है। अब भाई आ जाओ आच्छादक पे। अभी भाई हमने आपको बताया था आच्छादक के बारे में। अगर कहीं पर कोडोमेन, जो हमारा कोडोमेन है, अगर रेंज के बराबर आ जाए, अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो, भाई इसे हम बोलते हैं सहप्रांत और इसे बोलते हैं हम परिसर। तो अगर सहप्रांत और परिसर बराबर हो तो भाई समझ जाना कि वह आच्छादक होगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो वह फलन आच्छादक नहीं होगा। तो भाई इस विधि से ना हम क्वेश्चंस लगाएंगे। अगर हमें एकाकी करना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, अगर हमें आच्छादक करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। अब भाई आ जाओ आप प्रश्नावली 1.2 पर। भाई हमने क्या किया है कि प्रश्नावली 1.2 में सीधा सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है। भाई सवाल नंबर 2 अगर आप पूरा लगा लेते हो तो भाई आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एकाकी और आच्छादक हमें कैसे प्रूव करना है। और भाई बाकी के सवाल हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो भाई सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 को, उसके बाद भाई हम प्रश्न नंबर 1 आपको लगवा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि f(x) बराबर x²। हमारे पास कोई फंक्शन है और भाई फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है? n से n। अब n क्या होती है? n है नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। अर्थात तो हमारा डोमेन और जो को डोमेन है दोनों प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बना लो आप ये डोमेन, ये को डोमेन, या भी n या भी n, फंक्शन f। अब भाई नेचुरल नंबर्स कैसी होती हैं? 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई इधर हमने कुछ ज़्यादा लिखी हुई हैं, अभी देखिएगा क्यों। अब यहाँ पे लिखा हुआ है f(x) बराबर x²। अर्थात अगर हम यहाँ से x के मान उठाएंगे तो यहाँ से हम उठाएंगे f(x) के मान, और भाई f(x) का मान क्या है? x²। अर्थात यहाँ से अगर हम x लेंगे तो वहाँ से हमें लेना होगा x²। भाई इसका सीधा मतलब है अगर हम यहाँ 1 को लेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। अगर भाई आगे भी आप गिनतियाँ लिख लो तो आपको 4 5 और 6 सबके वर्ग भाई वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है भाई, सबके वर्ग आपको मिल जाएंगे। तो भाई ऐसे आप जान नहीं पाओगे कि यह एकाकी है या बहुएक है, क्योंकि भाई यहाँ अनंत अवयव हैं। जो हमारा फंक्शन है वह n to n है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में से है। तो भाई यहाँ तो अपरिमित संख्याएं हैं। तो भाई ऐसे हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पर भाई चल क्या रहा है। तो भाई उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले आप मान लिया करो कि f(x1) बराबर f(x2) माना, ठीक है भाई। f(x1) बराबर f(x2) जहां पर x1 और x2 नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है भाई। जो x1 और x2 हैं वह प्राकृतिक संख्याएं हैं और हमने मान लिया है कि f(x1) बराबर x2। अब अगर यहां से आप x1 और x2 को बराबर कर दोगे तो वो एकाकी हो जाएगा। अगर बराबर नहीं कर पाए तो वह एकाकी नहीं रहेगा। ध्यान दीजिएगा, f(x) बराबर है x², तो f(x1) का मान क्या होगा? x1²। ऐसे यहाँ पे x2²।
अब लिखा है इसको पढ़ो भाई, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब यहां ध्यान देना, x1 के दो मान आ गए, प्लस x2 और माइनस x2, लेकिन ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और भाई प्राकृतिक संख्याओं में कहीं पर भी माइनस नहीं लगा होता है, माइनस वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती नहीं है। तो भाई आप यहां लिख दोगे जो हमारा माइनस x2 है वह n को बिलोंग करेगा ही नहीं, अर्थात यहां कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप सीधा लिख दो x1 बराबर प्लस x2, माइनस n में होगा नहीं, जब होगा नहीं तो हमें लिखना नहीं है। तो अब क्या आ गया x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो इसे आप भाई खुलेआम लिख सकते हो कि यह एकाएकी फलन है। तो एकाएकी तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे भाई कि यह आच्छादक है या नहीं है। अब आच्छादक कैसा होता है भाई, नियम होता है कि इधर का जो इमेज है उसके लिए हमें इधर एक अवयव मिल जाए, अर्थात जो हमारा कोडोमेन है वह पूरा पूरा ऑक्युपाइड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब भाई बताओ दो किसका वर्ग होगा। अब भाई दो जिसका वर्ग होगा वह संख्या प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगी, क्योंकि भाई दो किसका वर्ग होता है, दो वर्ग होता है अंडर रूट 2 का, और अंडर रूट 2 इधर होंगे नहीं क्योंकि हमें लिखनी है प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो भाई 2 है, 5 है, 6 है, 7 है, इनके आपको इधर वर्गमूल मिलेंगे ही नहीं, अर्थात ये किसकी इमेज है, किसके प्रतिबिंब हैं, हमें यहां पर कोई अवयव मिलेगा ही नहीं। तो भाई आपको यही बात यहां पर लिखनी है। यहां लिखोगे आप कि सह प्रांत में जो हमारा प्रतिबिंब 2 है उसके लिए इधर कोई अवयव नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 के लिए प्रांत में कोई अवयव नहीं है, और अगर कोई अवयव नहीं है अर्थात भाई 2 खाली है, और अगर 2 खाली है तो वह आच्छादक नहीं होगा। तो भाई यहां आप आराम से लिख सकते हो कि यह वाला जो है आच्छादक नहीं होगा। तो जो हमारा फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर, अगर यह n से n में है तो एकाएकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। अब भाई यहां पर थोड़ा सा और ध्यान देना है, जो हमारा इसका अगला खंड है वो सवाल तो यही है पूरा, बस भाई क्या है कि हमारे डोमेन और कोडोमेन ना बदल गए हैं। अभी यहां है z से z, भाई z क्या होते हैं, z होते हैं पूर्णांक। भाई पूर्णांक का मतलब है हम यहां माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो अभी हम सवाल लगाएंगे z वाला। अब देखना भाई कैसे लगाते हैं, इधर आप डोमेन लिख लो, इधर कोडोमेन, z फंक्शन -1 -2 -3, कुछ संख्या में प्लस वाई लिख लो, 1 2 3 इस प्रकार से। भाई जो भी आपका मन करे आप लिख लो, -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो लिख लिया। अभी यहाँ क्या करना है, जैसे 1 का क्या होता है भाई, 1 का 1 होगा। ठीक है, वर्ग की बात हो रही है भाई, fx वाला ही है, अर्थात यहां से आपको x लेने हैं और यहां से लेने हैं fx जिसका मान है एक्स स्क्वायर। तो +1 का वर्ग 1 हो गया, -1 का वर्ग भी 1 होता है, उसी प्रकार से 2 का वर्ग 4 हो गया, -2 का वर्ग भी 4 होता है। आप देख रहे हो अब 1 में 2 घुस रहे हैं भाई, +1 -1 का एक ही इमेज है 1, +2 और -2 का इमेज है 4। तो भाई वहां से ये क्लियर लग रहा है कि यह एकाएकी तो नहीं है, एकाएकी तो हो ही नहीं सकता है। तो भाई सवाल आप दोबारा से पूरा वैसे ही लगाओगे, मान लोगे कि fx1 बराबर fx2, जहां x1 और x2 इस बार भाई n को नहीं z को बिलोंग करते हैं, z अर्थात पूर्णांक। तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, x1 बराबर ± x2। तो भाई यहां पे आप लिख दोगे, अब यहां से पूरी भाषा बदल जाएगी। भाई यहां तक आया था कि x1 बराबर ± x2, लेकिन अभी प्लस और माइनस दोनों ही z को बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं, अब भाई प्लस माइनस संख्याएं दोनों ही z को बिलोंग करती हैं, तो x1 बराबर क्या आ गया, ± x2। अब यहां x1 के 2 मान आ गए, अगर 2 मान हैं तो भाई क्लियर है यह एकाएकी नहीं होगा, एकाएकी नहीं होगा। तो भाई यहां लिख सकते हो कि फलन एकाएकी नहीं होगा, अर्थात बहु एक होगा,
क्योंकि यहाँ x1 के 2 मान आ गए हैं, क्योंकि भाई ये माइनस वाला मान हमने पिछले सवाल में नहीं लिया था क्योंकि वहां पर प्राकृतिक संख्याएं थी, लेकिन यहां पर है पूर्णांक और पूर्णांक में माइनस होते हैं, तो एकाएकी नहीं हुआ है, ये बहुएक हो गया, ये 1 1 नहीं है। फिर इधर से आ जाओ, सेम भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। जैसे भाई ध्यान दो कि माइनस किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ये भाई संख्याओं के वर्ग हैं एक्स स्क्वायर, तो माइनस किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। तो अगर यहां लिखना चाहोगे कि -1 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, तो भाई यहां आप पूरा भाषा लिख दोगे पिछले सवाल की तरह कि -1 किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और अगर भाई इधर 1 2 लोग छूटे रहेंगे तो आच्छादक तो होगा नहीं। आच्छादक कब होता है? जब भाई इधर के लोग कोई छूटे ना, -1 -2 -3 या जो भी संख्याएं लिखी होती वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब होती, इमेज होती, तो वो आच्छादक होता। अब -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, या जो भी संख्याएं माइनस की हैं वो किसी भी संख्या का प्रतिबिंब नहीं हो सकती हैं, तो ये आच्छादक नहीं होगा। तो भाई ये वाला जो हमारा फलन है ये ना एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। अब भाई यहां पर आप फिर से ध्यान दीजिए, तीसरा भी सवाल हमारा जो दूसरे का तीसरा खंड है वो भी यहां सवाल सेम है, बस खाली डोमेन और को डोमेन यहां बदलेगा। अब भाई डोमेन और को डोमेन दोनों आर हैं, आर अर्थात परिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, तो परिमेय संख्याओं में होता क्या है, जो संख्याएं बटा बटा में हैं वो भी आप ले सकते हो। संख्याएं जो हैं वो अगर कहीं पर बटा है 1/2 1/3 1/4, अर्थात यहां पर आप जरूरी नहीं है कि पूर्णांक लो, आप संख्याएं बटे वाली भी ले सकते हो, लेकिन भाई उससे यहां कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो जहां जहां आपने z लिखा हुआ है, जहां जहां आपने z लिखा है वहां वहां आप केवल r लिख दो। ठीक है, फिर भाई एक्सप्लेन हम बाद में कर देंगे। r लिख दिया आपने सब कहीं। अब देखिएगा, जैसे यहां पर आपने किया था तो क्या आया था, x1 बराबर ± x2, तो भाई प्लस वाला भी r में होगा, माइनस वाला भी r में होगा, क्योंकि भाई परिमेय संख्याओं में प्लस और माइनस दोनों ही संख्याएं आ जाती हैं, तो एकाएकी तो ये नहीं होगा। और इधर आपको क्या लिखना है कि ये आच्छादक भी नहीं होगा। तो भाई परिमेय संख्याओं में भी माइनस की संख्याएं होती हैं और माइनस की संख्याएं किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती हैं, तो आप सेम भाषा वहां लिख दोगे कि -1 -2 या -3, या भाई एक में लिख देना कि जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं। अगर वर्ग होती नहीं है तो वो किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगी, और अगर किसी का प्रतिबिंब नहीं होंगी तो फलन हमारा आच्छादक नहीं होगा। तो z से z और r से r भाई दोनों में सेम आंसर आएगा, अर्थात चाहे पूर्णांक ले लो और चाहे ले लो परिमेय संख्याएं, आंसर यहां सेम ही आया है। तो भाई तीनों सवाल आप सेम तरीके से कर सकते हो। अब आ जाओ भाई प्रश्न नंबर 2 के चौथे खंड पर। भाई शुरुआत के 3 खंडों में सेम फलन था, fx बराबर x²। अभी क्या है, हमारा फंक्शन बदल गया है, fx बराबर x³, और कहां से कहां तक है भाई, नेचुरल नंबर्स में है, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के बीच में है। अभी भाई क्या करना है, हमको फिर से प्राकृतिक संख्याएं ही लेनी है, तो इस प्रकार से बना लो n और भाई कोई फंक्शन है f, 1 2 3 4 5 ... यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ... तो भाई इस प्रकार से बन गई हमारी नेचुरल नंबर्स। अभी क्या है, fx बराबर x³ है, अर्थात अगर हम इधर x के मान लेंगे तो इधर हम fx के मान लेंगे जो कि x³ है, अर्थात इधर अगर हम कोई संख्या लेंगे तो उसका क्यूब हम इधर लेंगे। ठीक है, 3 घातें। अब से आ जाओ, 1 का क्या होगा 1, 2 का होगा 8, 3 का आगे जाओगे भाई तो 27 हो जाएगा, 4 का 64 हो जाएगा, 5 का 125 हो जाएगा, अर्थात आपको भाई मिल जाएंगे, अर्थात भाई इधर के सभी अवयवों के हमें वहां प्रतिबिंब मिल जाएंगे। तो फंक्शन तो है ये, ठीक है, पर हमें दिखाना है कि एकाएकी है या नहीं है। तो भाई ध्यान देना है, एकाएकी कैसे होता है, तो सबसे पहले आप मान लोगे कि f(x1) बराबर f(x2), जहां पर x1 और x2 बिलोंग करती हैं n को। x1 और x2 जो हैं वह प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसके आधार पे हमने माना हुआ है कि f(x1) बराबर f(x2) होगा। अब ध्यान देना, f(x1) का मान क्या होगा x1³ और भाई इसका मान होगा x2³। अब भाई यहां पे काफी ध्यान देने की आवश्यकता है, x1³ बराबर अगर x2³ है तो उसे आप सीधे इस प्रकार से नहीं लिख सकते हो,
भाई सीधे नहीं कह सकते हो कि हाँ x1 बराबर x2 होगा तो, लेकिन अगर भाई x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब लिखा हुआ है तो भाई समझ जाओ यहाँ x1 के 3 मान आएंगे। जैसे 2 घातों में 2 मान आते हैं प्लस और माइनस, 3 घातों में 3 मान आते हैं। अब भाई एक उदाहरण देख लो, जैसे अगर कहीं पे लिखा हो x क्यूब बराबर 1, तो यहाँ पे क्या होता है x के 3 मान आते हैं, एक मान तो 1 होगा, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। भाई 3 मान आते हैं हमेशा, तो ऐसे ही अगर 3 घाते हैं तो वहां भाई क्या होगा 3 मान आएंगे, x2 को छोड़कर 2 मान और आएंगे। और भाई एक नियम है कि जो हमारे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं यह प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं हैं ये, अर्थात प्राकृतिक मान केवल एक ही होगा, बाकी जो 2 होंगे वो होंगे तो भाई सम्मिश्र संख्याएं, लेकिन वह प्राकृतिक नहीं होती हैं। तो इसके अलावा अगर कोई मान आएगा भी तो वह प्राकृतिक नहीं होगा। तो भाई यहां लिख सकते हो फॉर n, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं के लिए x1 बराबर x2 होगा और इसके अलावा और कोई मान नहीं होंगे, क्योंकि होंगे तो वो प्राकृतिक नहीं होंगे। और अगर x1 बराबर हमने x2 सिद्ध कर दिया है तो एकाएकी तो ये हो गया, ठीक है भाई। अगर fx1 बराबर fx2 है और हम x1 बराबर x2 कर दें तो एकाएकी तो ये हो गया, ठीक है। अभी आ जाओ आच्छादक पे। अब भाई आच्छादक में आपको वही भाषा लिखनी है जो हम सब में लिखते आ रहे हैं। जैसे आप देख लो, 2 को कोई मिला नहीं मिला, 3 को कोई नहीं मिला, 4 कोई नहीं मिला, 5 6 7, भाई इनको कोई अवयव नहीं मिल रहा है, अर्थात भाई ये संख्याएं प्रतिबिंब तो हैं लेकिन इधर इनका कोई अवयव नहीं है, तो भाई यहां पर ये आच्छादक नहीं होगा। तो भाई एक तो काम आप कर सकते हो कि आप भाषा लिख दो कि 2 3 4 5 6 ऐसे प्रतिबिंब हैं जिनके पास प्रांत में कोई अवयव ही नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं होगा। या तो भाई आप यहां पे लिख दो कि सहप्रांत पहले निकालो, तो भाई सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत होगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, अर्थात सहप्रांत होगा संपूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। जबकि भाई परिसर क्या होगा, रेंज। भाई रेंज वो होती हैं जो ऑक्युपाइड हों, ऑक्युपाइड कौन कौन से हैं, 1 8 27 इस प्रकार से। तो भाई ऑक्युपाइड तो वे संख्याएं होंगी जो पूर्ण घन होती हैं, जैसे 1 है 8 है 27 है 64 है 125 है इस प्रकार से। लेकिन भाई सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत होगा संपूर्ण प्राकृतिक संख्याएं। अब चूंकि सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं है, भाई कहां बराबर लग रहा है, तो आप यहां लिख सकते हो कि सहप्रांत नॉट इक्वल टू परिसर, अर्थात यहां लिख सकते हो कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है। और अगर भाई कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है तो यह वाला आच्छादक भी नहीं है। तो एकाएकी तो हो गया लेकिन यह आच्छादक नहीं हुआ है, ठीक है भाई। तो समझ में आ गया। अब भाई इसका जो अगला खंड है, जो हमारा 5वां खंड है, वो भी भाई सेम है, फंक्शन सेम है, बस है क्या कि जहां पे भाई n लिखा हुआ है वहां आपकी बार z कर दो आप, अर्थात जो हमारा फंक्शन है वह पूर्णांक में है। पहले था प्राकृतिक संख्याओं में, आपकी बार भाई पूर्णांक हो गया है। तो जहां जहां आप प्राकृतिक संख्याएं लिखे हो वहां वहां भाई आप पूर्णांक लिख दो, ठीक है। अब भाई चूंकि पूर्णांक लिए हैं आपने तो क्या होगा भाई, अंदर का मटेरियल बदल जाएगा, तो आप भाई इसको दोबारा लिख लो, इधर z इधर z। भाई z में क्या होता है, -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट, फिर भाई +1 +2 +3 +4 इस प्रकार लिख लो, -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 4, अर्थात भाई हमें पूर्णांक लिखने होते हैं, ठीक है। तो भाई इधर का पोर्शन तो वैसे ही रहेगा। पहले आप मान लोगे कि fx1 बराबर fx2, जहां x1 x2 पूर्णांक है, पहले प्राकृतिक संख्याएं थी अब पूर्णांक हो गए। x1 बराबर x2 क्यूब, ये भी वैसे ही रहेगा। अब यहां पे आ जाओ भाई, मान तो यहां पर भी 3 निकलेंगे, वही सिस्टम है कि अगर x क्यूब बराबर 1 है तो मान होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। लेकिन ये जो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर ये पूर्णांक भी नहीं होते हैं, ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो भाई पूर्णांक तो होंगी नहीं, तो पूर्णांक तो केवल आएगा 1। इसी प्रकार यहां जो पूर्णांक आएगा वो आएगा x2, बाकी जो लोग होंगे वो पूर्णांक नहीं होंगे। तो यहां पर भी आप वही लिखोगे फॉर z, अर्थात सभी पूर्णांकों के लिए x1 बराबर x2 होगा, और अगर होगा तो एकाएकी है। तो भाई एकाएकी में तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं ये ना तो प्राकृतिक संख्याएं हैं और ना ही पूर्णांक हैं, तो दोनों में सेम सेम बातें हो गई। इधर के लिए भी आ जाओ भाई, इधर भी वही प्रोग्राम रहेगा। अब जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 कहीं मिल जाएगा आपको, ठीक है, 8 हमने लिखा नहीं है। ऐसे ही भाई -1 का -1 होता है,
तो भाई लेकिन बाकी संख्याएं छूट जाएंगी, जैसे -2 छूट जाएगा, इधर आपका 2 छूट जाएगा, 3 छूट जाएगा, 4 छूट जाएगा। तो भाई यहां पर भी सहप्रांत और परिसर बराबर नहीं होंगे, क्योंकि भाई जो सहप्रांत होंगे वो क्या होंगे, जो हमारा सहप्रांत है वो संपूर्ण z होगा। भाई सहप्रांत तो z होगा जो कि हमें z में दिया हुआ है। अब यहां परिसर क्या हो जाएगा, तो भाई इस बार जो है वो परिसर बदल जाएगा। तो परिसर आप नया लिख दो। परिसर में क्या होगा भाई, संख्याएं ऐसी होंगी -1, -8, -27, इधर डॉट डॉट लगा दो। भाई -1, -8, -27 ये भी पूर्ण घन संख्याएं हैं। इधर भाई 0 ले लो, फिर +1 ले लो, +8 ले लो, ये भी भाई पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो परिसर में केवल आप पूर्ण घन संख्याओं को लिखो, लेकिन भाई अंतर इतना है कि इस बार आप माइनस की संख्याएं भी लिखोगे। और सहप्रांत क्या है, सहप्रांत है टोटल z, संपूर्ण पूर्णांकों का समुच्चय। और भाई बराबर यहां पर भी नहीं है, तो यह वाला भी आच्छादक नहीं होगा। तो भाई समझ में आ गया, दोनों में एकाकी हुआ पर दोनों में आच्छादक नहीं हुआ है।